फ़ोन तो मेरे पास पहले भी कई आ चुके थे। शुचि ने कहा, जीजा जी, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और बड़ी उपलब्धि है। आपको मेरे इस रेस्तरां के उद्घाटन में आना ही है। आपके हाथों से ही इसका उद्घाटन होगा। मैंने बीच में ही उसे टोका। देखो बेटा, उद्घाटन तुम अपने बेटे से कराना। नई उम्र का नया रंग रूट है। उसे महसूस होगा कि वह एक अपना नया काम शुरू करने जा रहा है। उसे गर्व होगा। और तुम जानती ही हो, मेरी उम्र भी हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कोशिश करूँगा आने की। शुचि मनुहार करती रही, फिर फ़ोन रख दिया। एक तरफ मेरा मन कहता था एक बार जाकर देखूं तो सही, इस लड़की ने अपने बलबूते पर अपने सपनों के महल की नींव कैसे रखी है। दूसरी ओर मेरे अंदर से टीसता घाव, हर समय मेरी आंखों की पलकों पर बरसने को मचलता सावन, उसका सामना करने से मुझे रोक रहे थे। रह रह कर मेरा मन कहीं जा रहा था, कहीं नहीं, मन अतीत की ओर जा रहा था। वो लंबे 25 साल जो धूप और बरसात को झेलकर किसी नाजुक से पौधे को बड़े वट वृक्ष में परिणत कर देते हैं, वही मैं बनना चाहता था। सबको गर्मी में ठंडी राहत देता, हवा का झोंका बन जाऊं, बरसात में छत्र छाया बनूं और सर्दी में पत्तों से छनकर हल्की हल्की धूप से सबको सुख दे सकूं। कोशिश तो यही की सारी उम्र। मन और भी पीछे जाने लगा। लोग कहते हैं बहन के घर भाई और ससुराल में जमाई, दोनों की एक ही किस्मत होती है। मजबूरियां तो बहुत सारी थीं, समस्याओं के पहाड़ थे, ना कोई और दिखता था ना छोर। फिर भी घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं ससुराल जाकर रहूं। यह तो मेरे ससुर जी ही थे जो हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले आए, इज्जत के साथ। मैंने भी अपने आप को समय की धारा में बहने के लिए छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होना होगा कि उसी कुठरिया में वापस आना पड़ेगा जहाँ एक ग्रेजुएट बेरोजगार बेटा बूढ़े बीमार माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मजबूरी का पहाड़ उधर भी था। 2 स्कूल जाते बच्चे, एक सयानी लड़की और एक्सीडेंट का शिकार बाप, जिसको पूरा लकवा तो नहीं मारा पर काम संभालने की ताकत भी नहीं बची थी। मेरे पिताजी ने दबी जबान से बस यही कहा, बेटा भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में कूद जाओ। बस इतना ख्याल रखना तुम्हारा ईमान न गड़बड़ाए, दामन में दाग न लगे। मैंने अपने आप से सिर्फ एक वादा किया कि दिल की बात कभी जबान पर नहीं लानी है। लंबी रेस का घोड़ा अपने आसपास कुछ नहीं देखता, चाहे पैर में कांटा चुभे या कोड़ा पड़े, उसे आगे ही जाना है। और शादी हो गई। विदाई में नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर तक पहुंचकर एक तथाकथित प्रतिभाशाली युवक ससुराल में घर जमाई बन गया। बड़े ही असमंजस के दिन थे वो। चाहे मांगूं कि नहीं, इधर उधर टहलना कहीं अनधिकार चेष्टा तो नहीं है। पर धीरे धीरे असमंजस कटने लगा जब ससुर जी साथ में फैक्ट्री ले जाने लगे। काम समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री मैंने अपने हाथ में ले ली। फिर तो जैसे दिन हवा में उड़ने लगे। दोनों परिवारों को चैन की सांस मिली। खर्चे पानी की सहूलियत भी बड़ी चीज़ नहीं है। भविष्य भी सबको सुरक्षित लगने लगा। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। जो कुछ करना है जिया जी करेंगे, जो कुछ पूछना है जिया जी से पूछो। यह उपलब्धि कम न थी। एक बड़े मुकाम पर जा बैठा था मैं, सिर्फ अपनी रात दिन की मेहनत से। पर मेरे दिमाग में हर समय खतरे की घंटी बजती रहती। जब मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं तो इंद्र भी सिंहासन पर बैठे बैठे उकताने लगता है। हास परिहास में ही सही, रसना की मधुरता में कुछ और भी पदार्थ घुल मिल जाते हैं। वह दिन दूर नहीं जब साले बड़े होंगे तो हर वस्तु पर अधिकार उनका ही है। समय रहते ससुर जी की सलाह से धीरे धीरे अपना घर काम सब अलग जरूर कर लिया, पर हर अच्छे बुरे का जिम्मेदार मैं ही था। ससुर जी ने स्वर्गवास से पहले अपने दोनों बेटों की ब्याह शादी निपटाकर उन्हें एक साथ काम में लगाकर मेरे ऊपर एक बड़ा एहसान किया। एक यही सबसे बड़ी बात थी जिसकी चिंता में मैं रात दिन घुलता रहता था। दोनों बहुएं बड़ी सुशील, सुंदर और पढ़ी लिखी थीं। उनकी ओर से मैं निश्चिंत था। भीष्म पितामह में किसी भूमिका ने मुझे परिवार सुख से कुछ दूर ही रखा।
मेरी पत्नी को यही एक शिकायत थी कि उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है, पर जब समय मिला तो वह खुद ही दूर चली गई। अब मुझे हर पल उस दिन का इंतज़ार था जब मेरा बेटा अंकुश पढ़ाई ख़त्म करके किसी कंपनी में लग जाता। अपने बिजनेस में उसे रखने का खतरा मैंने मोल नहीं लिया। अब मैं रिटायर वाली चैन की ज़िंदगी बिताना चाहता था। एक एक दिन जैसे भारी लगता था, पर अपने मन कुछ और है, साईं के मन कुछ और। सुबह सुबह पौ भी नहीं फटी थी कि सासू जी ने बुला भेजा। एक तो कठिन से कठिन समय में भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा तेज तर्रार महिला फिर किसी बहू से टकरा गई होगी। ऐसी कर्कश और मुंहफट औरत से किसी का निपटना मुश्किल ही है। इसी शंका में डूबते उतराते ससुराल पहुंचा। हर व्यक्ति स्तब्ध, जैसे सबकी बोलती बंद हो गई हो। छोटे साले ने सीढ़ी की तरफ इशारा किया। बड़े साले की फांसी से लटकती देह झूल रही थी। मेरे तो होश उड़ गए। हे भगवान, आसमान की ऊंचाइयां गिनाते गिनाते ऐसी पटकी देनी थी। कहीं गहरी गुफा में मैं गुम होता चला गया। जब होश आया तब क्रियाकर्म सब निबट चुका था। होश में तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मेरे बिना ही सब काम सुचारू रूप से चल रहा था। अच्छा ही है, अब मेरे पैर भी उस घर की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते थे। सीधी सादी नरम मुलायम मुस्कान से स्वागत करने वाली शुचि को बिना किसी बनाव श्रृंगार के सादी ड्रेस में देखकर पहले दिन बड़ा धक्का लगा। लगता है भगवान अब कहीं नहीं है, नहीं तो क्या सुंदर हंस की जोड़ी के साथ ऐसा अन्याय करते। पर चिता की आग ठंडी होने के पहले ही लोगों की आकांक्षाएं सुरगने लगी थी। घर के समझदार ही अगर आंखों पर पट्टी बांध लें तो भगवान ही उस घर का मालिक है। रोज ही छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार बढ़ने लगी। धमाका तो एक दिन होना ही था, पर इस रूप में होगा मालूम न था। शची ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। बस अब और अत्याचार नहीं सह सकती। जिएंगे तो इज्जत के साथ ही। इतनी कायर मैं नहीं कि खुद ही फांसी लगा लूं। बेटे को लेकर अलग रहना है मुझे, मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की। अकेली औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल है। कुछ अपने उदाहरण भी दिए, पर वह तो जैसे सब कुछ तय कर चुकी थी, ठान कर बैठी थी, इस पार नहीं तो उस पार। वह हमेशा से मेरी लाडली बहू रही। किसे क्या तकलीफ़ है, किसे क्या चाहिए, वह चेहरा पढ़कर समझ जाती। बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, मैं अपने बेटे को उसका उदाहरण देता था। पर लक्ष्मी अब काली का रूप धारण कर चुकी थी। शायद यही उसकी आवश्यकता भी थी। बीच बचाव मुझे ही करना था। उसका प्राप्य उसे दिलाना आसान नहीं था। कितने कांटों पर चलकर सब कुछ तय करना पड़ा। पर मेरे ऊपर भी वज्र गिरने वाला था, मुझे मालूम न था। जब मुझे समझाया गया कि मैं भी उसी खेत की मिट्टी से उठकर खड़ा हुआ हूँ, अतः आधांश मुझे भी देना है। यह धक्का झेलना आसान न था। गिरते मलबे को एक मजबूत खंभा बनाने में मेरे कंधे कितने लहूलुहान हुए, कितने मन पर घाव लगे, कितने दिन बिन खाए, कितने दिन बिन सोए गुजरे। अपने परिवार का सुख मैंने देखा ही नहीं, पर इन सब से हिसाब से किसी को कोई मतलब नहीं था। कुछ बोलना चाहता था पर फ़ायदा नहीं, कुछ समझाना चाहता था पर लाभ नहीं, कुछ रिश्ते घाव दिखाना चाहता था पर कहीं मल्हम नहीं। गेहूं के साथ घुन पिसता ही है। मैं विरोध करना चाहता था पर चुप रहा। 2-3 दिन मुझे संभलने में लगे। मैंने अपने बेटे को बुलाया। हाथ पकड़कर उसे सामने कुर्सी पर बैठाकर मैं सामने बैठ गया। वह चुपचाप प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देखता रहा। कुछ पल तो मुझे समझ नहीं आया कि किधर से शुरू करूं। देखो बेटा, तुम ही मेरे वकील हो, तुम ही मेरे जज हो। जो कुछ कहूँ सुनकर सोचकर जवाब देना। तुम्हारी माँ तो है नहीं, होती तो शायद मेरे निर्णय पर एक मत ना होती, मगर अच्छा ही है, उसकी किस्मत में इतना दुख झेलना नहीं था। 1 महीने के अंदर तुम अपनी पहली और नई सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हो। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं भी सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मेरा गला भर्रा गया। अंकुश की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कुछ क्षण बाद बोला, पापा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी। आप मेरे साथ चलिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फ़ोन की घंटी ने मेरी तंद्रा भंग की। सूची उद्घाटन तिथि की याद दिला रही थी। हम दोनों बाप बेटे गए। बहुत सुंदर तरीके से सजा रेस्तरां,
काम में अनुशासन, सफाई, आकर्षण, सजावट सभी कुछ सुंदर था। जब हम कार्यक्रम के बाद लौटने लगे तो सुचि ने अंकुश का हाथ पकड़ लिया। भैया, पापा से कहो ना हमारे साथ ही रहें, अकेले कहाँ रहेंगे। सुचि के सिर पर मैंने हाथ रखा। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरा बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है ना मेरे साथ, और मैं दूर कहाँ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब याद करोगी तभी हमें सामने पाओगी। सबको हक है अपने सपनों का ताजमहल बुनने का, सजाने का, पर ताजमहल का निर्माण तो किसी मकबरे पर ही हुआ था और अभी भी होता है। मेरी सारी ज़िंदगी मेहनत और इनाम मेरा बेटा मेरे साथ है। धन्यवाद।